गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जावा में थ्रेडिंग के बारे में। ठीक है। हमने जो अभी उससे पहले डीबीएमएस पढ़ा था, वहाँ हमने प्रोसेस के बारे में कुछ पढ़ा था, उसकी कुछ स्टेट्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है। तो उस तरह की स्टेट्स जो होती हैं वो थ्रेड की भी होती हैं। ठीक है। तो एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होते हैं काफ़ी सारे, जो मिल के एक प्रोसेस को बनाते हैं, और प्रोसेस की अलग से शेड्यूलिंग होती है, थ्रेड्स की अलग से शेड्यूलिंग होती है। ठीक है। तो जावा के बेस में हम एक छोटा सा जो आपका सिलेबस में है ओवरव्यू, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि थ्रेड्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात देखो कि थ्रेड जो होता है एक बहुत लाइट वेट प्रोसेस होता है, और एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग होती है थ्रेड। थ्रेड से छोटी कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती है। ठीक है। अब इसके ये आप देखो, अभी इसका वो आपको बताते हैं कि इसका क्या लाइफ साइकिल होता है। अभी आप देखो कि इसके हम पढ़ते क्यों हैं थ्रेड। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले अगर आपके पास में सिर्फ एक थ्रेड T1 है जो क्या कर रहा है, आपका मीडिया प्लेयर चला रहा है, तो अगर आपके पास में मल्टी थ्रेडिंग नहीं है तो आप मीडिया प्लेयर के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। तो उसके लिए आपको मल्टी थ्रेडिंग चाहिए थी, जो आपका एट अ टाइम बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो इसलिए ये आपका आ गया इट डजेंट ब्लॉक द यूज़र। दूसरा आता है कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस और सेव टाइम। और थ्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट डजेंट इफेक्ट अदर थ्रेड्स इफ़ एग्जीक्यूशन अकर इन सिंगल थ्रेड। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि थ्रेडिंग हम पढ़ते क्यों हैं। बाद में आती है मल्टीटास्किंग की। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में दो तरह के होते हैं, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। जो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है ये हमारा अभी का कंसर्न नहीं है, ये हम ओएस में भी पढ़ सकते हैं प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है। बात आती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग की। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड इज लो, जबकि प्रोसेस के केस में हाई होती है। ठीक है। तो अब थ्रेड किस तरीके से शो होता है, तो देखो इस तरीके से एक मेमोरी स्पेस के अंदर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 है, जिसमें थ्रेड्स हैं T1, T2, T1, T2, T3, T1, मतलब में थ्रेड के नेम भी सेम हो सकते हैं अगर आपका स्पेस में प्रोसेसेस के नेम अलग हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से आपका थ्रेड और प्रोसेस का केस रहता है। अब थ्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अब देखिए कि पहली बात आप देखेंगे कि जो जावा में जो थ्रेडिंग है वो दो तरीके से सपोर्ट करता है। एक तो रनेबल इंटरफेस के थ्रू करता है, और दूसरा करता है आपका क्लास के थ्रू, थ्रेड क्लास के थ्रू। ठीक है। तो कुछ थ्रेड मेथड्स हैं वो आप देख लीजिए। जैसे आपका स्टार्ट हो गया, रन हो गया, स्लीप मेथड है। तो स्टार्ट क्या करता है, इट यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। रन मेथड क्या करता है, इट यूज टू डू एन एक्शन फॉर ए थ्रेड। स्लीप क्या करता है, उसको अमाउंट ऑफ टाइम के लिए थ्रेड को जो है स्लीप कर देता है। करंट थ्रेड क्या करता है, इट रिटर्न्स रेफरेंस टू करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। की मान लो आपके पास में 1000 थ्रेड एक साथ चल रहे हैं, तो आपको जो अभी करंट कौन सा थ्रेड काम कर रहा है उसके लिए ये मेथड आप यूज़ करोगे। सिंपली मेथड के नेम आपको लिखने हैं और आपको उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि उसमें आर्ग्यूमेंट क्या जाता है, रिटर्न क्या जाता है। ठीक है। जैसे गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम, गेट आईडी, ये सब कहाँ काम आता है, ये सब वहाँ काम आता है आपको जहाँ आपको थ्रेड्स के साथ में काम करना है, और आपको ये पता करना है कि प्रायोरिटी क्या है थ्रेड्स की। मान लीजिए आप चाहते हैं कि पहले T3 रन हो, उसके बाद T2 होना चाहिए, तो T3 के लिए आपको कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होगी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहले से प्रायोरिटी क्या थी। तो इसके बारे में हमें अभी हम आगे बात करेंगे। सस्पेंडेड, इट यूज टू सस्पेंड द थ्रेड। तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे मेथड जो है वो उस थ्रेड क्लास में लिखे हुए हैं। और जो रनेबल इंटरफेस है उसके अंदर सिर्फ एक मेथड लिखा हुआ है, वो है रन नाम से। ठीक है। तो आप अगर दो तरीके से बनाओगे, अगर आप थ्रेड क्लास को यूज़ करोगे तो ये सारे मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सिंपली इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो फिर उस केस में आपको रन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आप देख लीजिएगा जब अभी आगे आप इसमें देखोगे तो। ठीक है। अब बात आता है लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्या है। ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड के अंदर ये इसकी लाइफ साइकिल का ग्राफ है, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आता है न्यू। न्यू कब है, जब आपका वो सिस्टम में अभी आ रहा है और अभी आया नहीं है, उसको रिसोर्सेज अलोकेटेड हुए नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आपका स्टार्ट, जब आप मेथड यूज़ करते हैं तो वो रनेबल कंडीशन में आता है, लेकिन अभी वो रन हुआ नहीं है। हो सकता है उसको भी कुछ रिसोर्सेज की जो सिस्टम होता है उसकी नीड अभी भी है, या वो किसी और रिसोर्सेज पे अभी होल्ड करता है, तो उस केस में रनेबल आपका कंडीशन में रहेगा।
उसके बाद में वो रनिंग कंडीशन में आएगा, वहाँ पर एक मेथड होगा रन, उसके थ्रू वो रन हो जाएगा और बाद में वो टर्मिनेट होगा। अगर इसके बीच में आपको स्लीप करना है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ब्लॉक होता है या सस्पेंड होता है, वेट होता है, तो वो आपका नॉन रनेबल कंडीशन में चला जाता है और वापस वो अगर स्लीप के बाद में दोबारा अवेक होता है तो वो रनेबल कंडीशन में जाकर अवेक होता है, फिर दोबारा रन होता है। अगर वो ब्लॉक आउट होता है तो फिर यहीं से बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है। तो ये आपके मेथड्स हैं, ये आप अभी देख लीजिएगा जब आप आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका न्यू है, अ थ्रेड इन ए न्यू स्टेट इफ़ यू आर क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। आपने स्टार्ट मेथड यूज़ नहीं किया है, आपने एक्चुअली उसको रन नहीं किया है, लेकिन आपने उसका इंस्टेंस बना लिया है थ्रेड क्लास का, या उसको एक्सटेंड करने के बाद में आपने उसका इंस्टेंस बना लिया है या ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो वो आप वहाँ आ गए हैं। रनेबल कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द थ्रेड इज़ इन रनेबल आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, ठीक है। बट थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू बी रनिंग थ्रेड, मतलब वो एलिजिबल है बट अभी थ्रेड जो शेड्यूल करता है उसका नाम होता है थ्रेड शेड्यूलर, जो JVM का पार्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन का, तो उसने अभी इसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसकी प्रायोरिटी लो है या कुछ और भी हो सकता है उसका रीज़न, ठीक है। फिर आता है रनिंग, द थ्रेड इज़ रनिंग स्टेट इफ थ्रेड शेड्यूलर इज सेलेक्टेड इट, ठीक है। अगर थ्रेड शेड्यूलर ने सोचा कि मुझे ये करना है रन, तो उस केस में फिर आपका ये रन करता है, ठीक है। अब ब्लॉक्ड स्टेट आ गई या फिर इसको नॉन रनेबल स्टेट बोलते हैं, ये किसी भी कंडीशन की वजह से आ सकती है, बट ये नॉट एलिजिबल टू रन राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो टर्मिनेट करता है। तो इस तरीके से ये थ्रेड्स आपके वर्क करते हैं। अब आता है आपका जो मल्टी थ्रेडिंग है, इसके अंदर प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करते हैं। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो नॉर्म प्रायोरिटी रहती है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी रहती है किसी भी थ्रेड की, और वो रहती है 5, 0 to 10 चलता है, ठीक है, या 1 to 10 चलता है, सॉरी। और जो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है वो होती है 5। मिनिमम प्रायोरिटी क्या होगी, 1 होगी। देखो रेंज लिखी हुई है 1 to 10, ठीक है। ये आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर मिनिमम, नॉर्म और मैक्सिमम प्रायोरिटी। आप चाहें तो प्रायोरिटी को 1 से 10 के बीच में कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पब्लिक स्टैटिक मैक्स प्रायोरिटी, तो ये आपकी मैक्स प्रायोरिटी हो जाती है और इसके लिए 10 होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, अगर आपको किसी भी थ्रेड में चलने वाले की प्रायोरिटी को पता करना है कि कौन सी प्रायोरिटी चल रही है, तो वो गेट प्रायोरिटी नाम से एक फंक्शन होता है जो थ्रेड क्लास के अंदर होता है, java.lang जो है वो lang पैकेज में होता है, ठीक है ना। अगर आपको सेट करनी है प्रायोरिटी तो सेट प्रायोरिटी होती है, और ये आर्गुमेंट लेता है एक इंटीजर टाइप का जो कि 1 to 10 के बीच में होता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट 5, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, ठीक है। तो ये आपका प्रायोरिटी का इसमें सीन है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल है, इससे पहले हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ये देखिए हमने एक क्लास A बनाया है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करवाया है। कौन सी क्लास हमने एक्सटेंड की है, थ्रेड क्लास को हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब थ्रेड क्लास को हमने जैसे ही एक्सटेंड किया है तो हमारे पास में वो सारे मेथड्स हो गए हैं जो हमने देखे थे, ठीक है। इसमें एक मेथड रन भी होता है। अब आपने इस तरीके से देखा, ये एक लूप चला जो i की वैल्यू को <= 5 तक के लिए प्रिंट करेगा, ठीक है, और फिर एग्जिट कर देगा। और ऐसे ही क्लास B के लिए, और ये सेम कोड है क्लास C के लिए, ठीक है। वो एक i की वैल्यू प्रिंट करेगा, एक j की और एक k की, ठीक है। अब हमने लिखा मेन क्लास में जब हमने सिंपली ये लिखा क्लास थ्रेड एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक न्यू, जैसे ही हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं हमारा एक नया थ्रेड जो है वो मेमोरी में आ जाता है, ठीक है। और जब हम उसमें स्टार्ट मेथड का यूज़ करते हैं, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब न्यू के स्टेटमेंट को अलग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे अभी। अगर आप इसको लिखते हैं न्यू b.start, तो इससे क्या होता है, आपका जो थ्रेड B है वो स्टार्ट होता है, फिर न्यू c.start, फिर न्यू a.start, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपने लिखा न्यू b.start, तो ये B के पास जाएगा और B के पास देखेगा कि ये क्या है, अंदर क्या कोई रन मेथड है। आपने रन मेथड देखा तो इसको रन कर देगा, और लास्ट में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये टर्मिनेट कर देगा। यहाँ पर भी आप अपने यील्ड मेथड क्या करता है कि इसको पॉज कर देता है और नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाता है। तो वो कुछ भी इस तरीके से रन कर सकता है उसमें, ठीक है।
वो अलग अलग मेथड्स हैं, आप चाहें तो उसको जितना R&D चाहें कर सकते हैं। अभी के लिए आप बेसिक स्ट्रक्चर ये देखिए कि आपको रन करवाना है तो ये किस तरीके से इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है हमारे सिस्टम पर। हमने ये फाइल ली, हमारा पहले फोल्डर पे जाएंगे, तो हमने लिखा CD, हमने लिखा CD और फिर हमने यहाँ पेस्ट किया हमारा एड्रेस। आई थिंक माई पे तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो वी आर इन डेस्कटॉप एंड थ्रेड फोल्डर, राइट। अब हमको ये रन करना है, कंपाइल करना है पहले जावा सी, अपने फाइल का नाम थ्रेड एग्जाम्पल 1, राइट, .java, ठीक है। कंपाइल हो गया, कोई एरर्स नहीं आई हैं। अब आप इसको रन करवाएंगे। जब आपने इसको रन करवाया हो, देखो आपने पहले B कॉल किया था तो B के अंदर J था तो 1 to 5 प्रिंट हुआ, फिर C था 1 to 5 प्रिंट हुआ, वो B था, फिर C था तो आपने इसको 1 to 5 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंट हो गया है और सब में एग्जिट हो गया। तो इस तरह का आउटपुट इसका शो होने वाला है आपको अपनी स्क्रीन पर। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। अब इसके लिए आप अगर प्रायोरिटी वाइज इसको देखेंगे किस तरीके से चलेगा, तो वो भी आप देख लीजिए। जैसे आपने एग्जांपल 2 देखा, मान लीजिए ये एग्जांपल 2 है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी हमने देखो यहाँ यील्ड मेथड यूज़ किया है। इसके यूजेस आप देख सकते हैं कि ये इसको होल्ड कर देगा जब चलता होगा, तो ठीक है ना। सेम है A, B और C के लिए, ये हम देख चुके हैं। और अब आप देखिए क्लास थ्रेड एग्जांपल 2, यहाँ आप देखिए हमने यहाँ प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको A, जो आपको बताया था ना कि न्यू वाला स्टेटमेंट आप अलग से लिख सकते हैं, तो आपने लिखा A थ्रेड A इक्वल्स टू न्यू A, B थ्रेड B इक्वल्स टू न्यू B और C थ्रेड C इक्वल्स टू न्यू C। अब आपका नाम क्या हो गया, थ्रेड A, थ्रेड B और थ्रेड C ऑब्जेक्ट हो गए। अब आप थ्रेड C डॉट सेट प्रायोरिटी करते हैं मैक्सिमम पर, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, सेट हो गई 10। आपने लिखा थ्रेड सेट प्रायोरिटी, तो ये मिनिमम हो गया। B में आपने क्या किया, सेट प्रायोरिटी थ्रेड A डॉट गेट प्रायोरिटी +1, मतलब इसने अभी करंटली जो थ्रेड चल रहा है उसकी प्रायोरिटी लेगा, +1 करेगा और इसको रन करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस तरह के एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो प्रोग्राम में अगर प्रायोरिटी सेम हो गई कुछ थ्रेड्स की, तो यू कैन नॉट जज कि कौन सा थ्रेड पहले चलने वाला है, ये आपको JVM शेड्यूलर पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि आपको काम जो है वो प्रायोरिटी वाइज ही होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो आपको मैं फाइनली दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल आपको फाइल में लिखना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है क्या और ये बोलता क्या है, ये थोड़ा सा आपको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपने एक क्लास बनाई और ये आपने इंपोर्ट कर लिया java.lang, वैसे आप थ्रेड अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ थ्रेड भी लिख सकते हैं। आपने स्टार लिख दिया तो इसके बाद में जितने भी क्लासेस हैं वो आपके आ गई हैं, ठीक है ना। उनकी सब क्लासेस नहीं आई है बट क्लासेस आ गई हैं। तो अब आपने लिखा क्लास थ्रेड डेमो और एक्सटेंड आपने किया किसको, थ्रेड को। अब इसके सारे मेथड्स आ गए, मतलब आपने रन मेथड भी देख लिया और ये क्या करेगा, इनसाइड रन मेथड। अब आपका मेन मेथड आ गया है। मेन मेथड में आपने सबसे पहले क्या किया है, ये देखो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड T आपने बना लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए। अब आप system.out.print में क्या लिख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो आप क्या लिख रहे हैं इसके लिए, ये आपका T1 थ्रेड प्रायोरिटी प्लस T1 डॉट गेट प्रायोरिटी, मतलब आपने जो T1 है उसकी प्रायोरिटी का नंबर ले लिया क्या है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा 5 होगा, क्योंकि आपने कुछ भी सेट नहीं किया है प्रायोरिटी पर अभी भी, तो आप तो सिर्फ गेट प्रायोरिटी का मेथड यूज़ कर रहे हो। फिर ऐसे ही आपने T2 की गेट प्रायोरिटी का मेथड का प्रिंट करा लिया है और T3 करा लिया, तो आउटपुट जो आएगा उनमें क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी सेटिंग नहीं किया है इसकी, तो इसके पास में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्म प्रायोरिटी है जो कि 5 होती है, ठीक है। अब आपने मेथड यूज़ किया है T1 डॉट सेट प्रायोरिटी 2, T2 डॉट सेट प्रायोरिटी 5, ऐसे आपने 8 किया है। अब आपने सेट कर दिया है 5 से चेंज होकर T1 की प्रायोरिटी क्या हो गई है 2, T2 की एज इट इज़ है और T3 की हो गई है 8, राइट। अब जब आप इनको रन करेंगे, देखो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं T3 डॉट सेट प्रायोरिटी 21, तो
तो हमको पता है कि ये 1 से 10 के बीच में होती है प्रायोरिटी। तो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कई बार इस तरीके से 21 लिख के, तो आप सोचोगे कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है तो ये सबसे पहले रन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, क्योंकि ये जो सेट प्रायोरिटी फंक्शन है ये एक इंटीजर लेता है, वो भी 1 से 10 के, वो 1 और 10 के बीच में, या 1 और 10, ठीक है। तो इसलिए ये इसको इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन बताएगा, ठीक है ना। अब देखो T1 डॉट गेट प्रायोरिटी, T2 डॉट गेट प्रायोरिटी, T3। अब प्रायोरिटी इसकी वैल्यू 5, 5, 5 ना आके 2, 5 और 8 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। और जब आप इसको नीचे आके चेक करेंगे और जब आप रन करेंगे तो वो उसी बेस में रन होगा जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है। और फिर आपने मेन जो मेथड है उसकी प्रायोरिटी को भी आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करोगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। आप असल में क्या होता है, जो मेन फंक्शन है उसकी जो प्रायोरिटी होती है थ्रेड की, वो वही होती है जो उसमें करंटली रन कर रहा होता है। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी 10। जब आपने ये कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपने जो मेन मेथड में जो थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी को 10 सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप गेट और सेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को आप लिख सकते हैं। इसको आप चला के देखेंगे तो एक मिनट में आपको चला के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन कोई नहीं, आपके थ्रेड डेमो नाम से मान लीजिए मेरी फाइल है। कुछ गलती है क्या? वी हैव मिस्ड आई थिंक TH थ्रेड डेमो डॉट जावा, ठीक है। ये आपका कंपाइल हो गया है, ये हमने रन करके देखा। तो अब आप देखिए क्या दिखा रहा है, T1 की थ्रेड प्रायोरिटी 5 थी, T2 की 5 थी, T3 की 5 थी। अब आपने T1 की प्रायोरिटी को देखा 2 हो गई है, T3 को आपने सेट कर दिया है 5, T3 को आपने सेट कर दिया है 8। मेन थ्रेड की प्रायोरिटी पहले क्या थी, 5 थी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5 रहती है। तो अब आपने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी को भी क्या कर दिया है, 10 कर दिया। तो इस तरीके से फिर आप इन थ्रेड प्रायोरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि किस में रन मेथड पहले यूज़ करना है, किसी को स्लीप करवाना है, किसी को यील्ड करवाना है। तो ये सारे मेथड्स आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद अभी एक एक्सपेरिमेंट आज हम और करेंगे, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला। उसके बाद में आपको अपनी पूरी फाइल का PDF बना करके, ये आज 2 एक्सपेरिमेंट डालने, पूरी फाइल का PDF बना करके और आज अपलोड करना है आपको, ठीक है।